मेरा नमस्कार सभी को। तो फिर कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी क्लासेस को। आप क्लासेस सारी देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो क्लासेस आपने वन बाय वन सारी देख लेनी है, क्योंकि हर क्लास में हाई क्वालिटी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद वो कंटेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उठा के आपको पढ़ाई जा रही है ना। क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रीवियस एग्जाम हो, है ना। प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन एनालिसिस करके ही आपको क्लास में कराए जा रहे हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिनका लेना देना दूर तक नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है, एग्जाम पेपर से, है ना। तो अब एग्जाम आपके बहुत सारे लाइनअप है और बहुत सारे मेंस हैं आपके, है ना। अभी भी रिजल्ट आया, एमटीएस का रिजल्ट आया और बाकी भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो उनको नजर में रखते हुए हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपने पढ़ना है और कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी। और कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी टाइप का कोई भी क्लास आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जरूर लिखा करो कमेंट में कि सर हमें ये क्लास जल्दी से प्रोवाइड कर दो। तो कोशिश रहेगी कि आपको क्लास हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टाइम आपको इसलिए मैं देता हूँ 1-2 दिन का। मैं रेगुलर क्लासेस इसलिए नहीं डालता कि आप पहले वाली क्लास अच्छे से पढ़ लो, और जब उस क्लास को ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाएगी आपको। एक बार में उन लोगों को समझ में आती है जिनका जो बैकग्राउंड है वो मैथ से रहा हो, है ना। जिन्होंने या तो बीएससी एमएससी इनमें या फिर नॉन मेडिकल से +2 की हो, है ना, उन्हें मैथ अच्छा एक बार में ही समझ में आ जाता है। पर जिन्होंने सिर्फ 10th तक मैथ पढ़ा है और उसके बाद मैथ नहीं पढ़ा, तो फिर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा मैथ, है ना। क्योंकि मैथ अपने आप में ही बहुत अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने 10th तक ही मैथ पढ़ा होता है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो है नहीं ज्यादा, कम से कम 2 बार क्लासेस को देखना है ना। कोई भी टॉपिक की क्लास है, कम से कम 2 बार आपने देखना है उसको, ठीक है। तो देखना आपके दिमाग की जो डायमेंशन है वो फिर खुलेंगी अच्छे से, है ना। तो चलिए फिर, अच्छा लास्ट क्लास में, आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेट इफेक्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। नेट इफेक्ट को सक्सेसिव चेंज भी बोला जाता है। नेट इफेक्ट को सक्सेसिव चेंज भी बोला जाता है या फिर नेट चेंज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आपको परसेंटेज में काम आएगा। कॉन्सेप्ट हम यहां सीखेंगे, ये आपको परसेंटेज में काम आना है। इसके बाद जो है प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा। इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा। उसके बाद आपको जो है एरिया वॉल्यूम मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी चैप्टर में काम आएगा, ये आपको 4-5 चैप्टर में काम आएगा। और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। इससे जो एक जुड़ा एक और टॉपिक है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो इससे रिलेटेड ही है, ज्यादातर उसको अलग ही पढ़ाते हैं, पर मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको इसके साथ वो मैंने पढ़ा दिया ना, तो आप देखना आपको कितनी अच्छी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए फिर, अच्छा पहले लास्ट वाली क्लास में कुछ 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे उस क्लास के, तो मैं पहले करा रहा हूँ, फिर हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना, जिसके लिए ये क्लास हमने आज देखो ध्यान से फिर, है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि जो 2 नंबर है, 2 नंबर जो है वो लेस है थर्ड नंबर से, कितना, 30% और 37%। अच्छा ये मान लो पहला नंबर है, ये मान लो सेकंड नंबर है और ये मान लो थर्ड नंबर है, ठीक है। अच्छा आपको ये बोला है कि भाई 2 नंबर ना थर्ड नंबर से लेस है। 2 जो नंबर है, 2 नंबर जो है वो थर्ड नंबर से लेस है। यानी कंपैरिजन किससे हो रहा है? थर्ड नंबर से। जिससे भी कंपैरिजन होता है ना, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसको 100 मान लो, है ना। जिससे भी कंपैरिजन होता है उसे 100 मान लो। यानी मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया। अच्छा पहला नंबर कितने परसेंट लेस है? 30% लेस है थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर से 30% लेस होगा, यानी कितना होगा फिर? ये 70 होगा। अच्छा सेकंड नंबर कितना परसेंट लेस है? 37% लेस है। 37% लेस है तो ये कितना होगा फिर? 63। इतनी बात सबको क्लियर है? उसने बोला है कि भाई पहले 2 नंबर जो है थर्ड नंबर से इतना 30 और 37% लेस है। तो थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसे हम 100 मानते हैं हमेशा। तो मैंने इसे 100 मान लिया और ये नंबर इसे 30% लेस है, यानी 70 होगा। और ये नंबर 37% लेस है तो कितना होगा फिर? 63 होगा, है ना। तो बस आपको ये पूछा है। अच्छा फिर मुझे बताओ, आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, बाय विच परसेंट द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। यानी जो सेकंड नंबर है ना वो पहले नंबर से कितना परसेंट लेस है। जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से कितना परसेंट लेस है। तो मुझे बता सकते हो ये कितना लेस है इससे, इस वाले नंबर से कितना लेस है। अच्छा कभी भी क्वेश्चन में लेस, मोर, एक्सीड, यंगर, ओल्डर लिखा हो, कभी भी क्वेश्चन में लेस, मोर, एक्सीड या फिर यंगर, ओल्डर, इनमें से कोई भी वर्ड यूज हो रखा हो, तो वहां पे हम डिफरेंस लेते हैं। तो कितने का डिफरेंस है, कितना लेस है ये? तो आप बोलोगे 7 लेस है। अच्छा किससे लेस है?
लेस है भाई फर्स्ट से, कंपैरिजन जिससे होता है वो नीचे आता है हमेशा। अच्छा कंपैरिजन का कैसे पता चलता है, जिसके साथ ये क्या लिखा हो, फ्रॉम, फ्रॉम लिखा हो, या फिर देन लिखा हो, या फिर फ्रॉम, फ्रॉम देन, या फिर क्या लिखा हो, एक और वर्ड आपको बताया था फर्स्ट नंबर जो, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर से कितना परसेंट लेस है। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंपैरिजन, कंपैरिजन इससे हो रहा है कि भाई ये वाला नंबर इससे कितना परसेंट लेस है ना, तो कितने का डिफरेंस है, 7 का। अच्छा किससे कंपैरिजन हो रहा है, इससे, इससे। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो तीन वर्ड लिखे होते हैं उसके साथ, ऑफ, फ्रॉम या फिर देन, ऑफ, फ्रॉम या फिर देन। तो वो किसके साथ लिखा है भाई, वो फर्स्ट नंबर के साथ लिखा है ना, तो इसलिए फर्स्ट नंबर आएगा नीचे और इंटू 100, इंटू 100। अच्छा मुझे आप बता सकते हो ये कितने बार कटेगा, 10 बार कटेगा, और ये 10 से ये कट जाएगा एक जीरो, तो कितना बचेगा फिर हमारा 10%। ठीक है, हालांकि ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सेकंड नंबर कितना लेस है, तो आप बोलोगे भाई ये कितना लेस है, सीधी सी बात है 7 लेस है, और किससे, यानी 7/70 आएगा। 7/70 का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है 100%, सॉरी 10%। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, बात सबको क्लियर है ना, तो ये बात आपने लिखनी है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये करके देख लो, इतना भी करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप यहां से सिर्फ ये पढ़ के भी इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। आप बस इधर खोपचे में ले जाना है इसको, खोपचे में इधर 100 मान लो, ये भाई 30% लेस है यानी 70 रहा होगा, और ये 37 यानी 63 रहा होगा। आपको इन दोनों के बारे में पूछा है तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, तो ये कितना आएगा, 7 पे कट जाएगा, तो ये 10 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 9। अब ये वाला नंबर इससे कितना लेस है, तो आप बोलोगे 1, किससे नीचे आएगा 10, 1/10 है ना, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। ठीक है, तो आप इसको इतनी जल्दी भी खत्म कर सकते हो क्वेश्चन को, बस इतना सही तो क्वेश्चन है ये, और तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, समझ रहे हो बात को। तो जितना ज्यादा मैथ से प्यार करोगे ना, प्यार करना बहुत जरूरी है, किताबों से बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे मत करना, वो छोड़ के चली जाएगी एक दिन, फायदा क्या होगा, रहोगे फिर लौट के यहीं पे आना है तुमने। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई 10% आएगा, बस इन दोनों के में ही आपको रिलेशन पूछा है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, वो ज्यादा सही होता है। हमेशा परसेंटेज कभी भी निकालनी हो तो आप रेशियो निकाला करो, रेशियो से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, तो लिख लो फिर आप इसे, है ना। अच्छा देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेम है, आपको लिखा है कि दो नंबर जो है वो 90 और 75% लेस हैं थर्ड नंबर से, है ना, तो वही हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, वही करेंगे जो हमने पहले किया था 3 नंबर में। अच्छा कंपैरिजन किससे हो रहा है कि भाई दो नंबर, पहले दो नंबर ना वो इतने परसेंट लेस है थर्ड नंबर से, यानी थर्ड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है, थर्ड नंबर को ही 100 मान लो, है ना, जिससे भी कंपैरिजन होता है उसे ही 100 मान लो। अच्छा कितने परसेंट लेस है, ये भाई 90% लेस है, नहीं यानी ये 10 रहा होगा। अच्छा ये 75% लेस है, यानी ये कितना रहा होगा 25, ये कितना रहा होगा 25। अब देखो आगे पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम इक्वल टू सेकंड नंबर। उसने बोला है कि भाई पहले नंबर को ना, पहले नंबर को कितना इंक्रीज करें ताकि ये सेकंड नंबर के इक्वल बन जाए। ठीक है, आपको ये बोला है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज, यानी पहले को कितना इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये इक्वल बन जाए, इक्वल टू द सेकंड नंबर, यानी सेकंड के इक्वल बन जाए। अच्छा इस 10 को मैंने इसके इक्वल बनाना है यानी 25 बनाना है, तो आप मुझे बता सकते हो कि 10 को 25 कैसे बनाया जा सकता है, कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भाई इसमें 15 ऐड करेंगे तभी तो 25 बनेगा, तो कितना ऐड करना चाहिए हमें, 15 ऐड करना चाहिए। अच्छा कहां से, 10 से, तो इस 10 को कितना बढ़ाएं ताकि ये 25 बन जाए, वही इंक्रीमेंट वाला केस
बेस है ये कि कितना इंक्रीज इसे करे ताकि ये इतना बन जाए, तो 15 इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 15 इंक्रीज करना पड़ेगा। कहां से? 10 से। यानी नीचे हमेशा बेस वैल्यू आती है, नीचे हमेशा क्या आती है अभी? बेस वैल्यू। इसे बेस बोलते हैं, है ना, बेस वैल्यू, इसे हम बेस बोलते हैं। यानी बेस वैल्यू 10 को 25 बनाने के लिए 15 इंक्रीज करना पड़ेगा। कहां से? 10 से इंटू 100, है ना। 100 क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो कितना आ जाएगा हमारा भाई? 150%। कितना आ जाएगा? 150% आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? तो बस इतना आसान सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, है ना, कि भाई अच्छा आप इसे रेशो भी काट सकते हो, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है तो इन दोनों का रेशो भी निकाल सकते हो। इन दोनों का आप रेशो निकाल लो सीधा। अगर रेशो निकालना है ना तो दोनों का रेशो निकाल लो, क्योंकि इन दोनों की बात हो रखी है तो रेशो भी निकाल सकते हो। 5 दूनी 10 और 5 पे 5 बारी से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, है ना। तो अब देखो 2 को कितना बढ़ाएं ताकि ये 5 बन जाए? तो 3 बढ़ाना पड़ेगा। कहां से भाई? 2 से, ठीक है, इंटू 100। यानी मैं इधर लिख रहा हूं 3/2 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा? वही 150%। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है? इजी है ना, इजी है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब ये लिख लो आप। इसके बाद मैं कॉन्सेप्ट की स्टार्ट करना जा रहा हूं। जो भी कॉन्सेप्ट हमने इस क्लास में पढ़ना है वो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद, है ना। तो पहले आप ये नोट कर लो एक बार, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से बता दूंगा। कम से कम उस कॉन्सेप्ट में मैं अपने 15 से 20 मिनट लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। तो यानी कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और ऐसा कोई ही एग्जाम है जिसमें वो आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पढ़िए एक बार, ये लिखिए आप पहले, फिर करते हैं। अच्छा देखो, जो कॉन्सेप्ट है ये नेट चेंज, है ना। हम इसे बोलते क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेट चेंज बोलते हैं, या फिर इसे नेट इफेक्ट भी बोला जाता है, या फिर इसे सक्सेसिव चेंज भी बोलते हैं। अच्छा, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब इसे सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोला जाएगा वहां पे, है ना। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे हम अलग से तो वहां पे इसे सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोला जाता है। बात यही है, बस इतनी, है ना। अब ये है क्या, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लूंगा, पर एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब सुनो फिर ध्यान से। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं भैया आपको कि कोई बंदा है उसकी जो सैलरी है, मान लो कोई बंदा है उसकी जो सैलरी है, मान लो पहले महीने किसी बंदे को मैंने बोला कि भाई तेरी सैलरी जो है 1,000 रुपए है, 1,000 सैलरी है किसी बंदे की, है ना। अच्छा पहले साल क्या हुआ, उसने एक साल इस 1,000 रुपए में काम किया, है ना। यानी पर मंथ उसकी वही थी 1,000 रुपए थी, है ना, सैलरी। तो यानी अच्छा पहले साल उसकी सैलरी कितनी है? 1,000 है मान लो, है ना। अच्छा फिर अगले साल मैंने उसको क्या बोला कि भाई तेरी सैलरी में 10% बढ़ा रहा हूं। कितनी बढ़ा रहा हूं? 10% बढ़ा रहा हूं, है ना। तो मुझे बताओ इसका 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई 10% निकालना आसान है, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका 10% 100 होगा, तो इसकी सैलरी 100 से बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी फिर अगले साल? 1,100 रुपए हो जाएगी। अच्छा फिर मैंने फिर बोला कि भाई अब की बार मैं फिर आपकी जो सैलरी है, अब की बार मैं फिर आपकी जो सैलरी है मैं 20% बढ़ा रहा हूं। कितनी बढ़ाई है? 20%। अच्छा पहले बार कितनी बढ़ाई थी मैंने? 10% बढ़ाई थी। अगले बार कितनी मैंने बढ़ा दी इसकी सैलरी? 20% बढ़ा दी। तो मुझे आप बता सकते हो कि इसका 20% कितना होगा? तो आप बोलोगे इसका 10% 110 है। अगर 10% इसका 110 है तो इसका 20% 220 हो जाएगा। तो 220 से इसकी सैलरी बढ़ा दो। अच्छा 220 से जब आप इसकी सैलरी बढ़ाओगे तो आप बोलोगे भाई इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी फिर? 1,320,
बात सबको क्लियर है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई किसी बंदे की जो सैलरी है, किसी बंदे की जो सैलरी है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि किसी बंदे की जो सैलरी है, मान लो पहले साल किसी बंदे की सैलरी 2,000 रुपए है। अब मैंने इसको बोला कि भाई मैंने तेरी पहले साल जो सैलरी है वो 10% बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 200 हो जाएगा। तो 200 से इसकी सैलरी पहले साल बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 2200। कितनी हो जाएगी, 2200। अच्छा फिर मैंने बोला कि मैं अब तेरी सैलरी जो है 20% बढ़ा रहा हूं, अगले साल मैंने इसकी सैलरी 20% बढ़ा दी, तो टोटल इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे 10% 220 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 440, 440। तो 440 से इसकी सैलरी जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी फिर, 2640। बात सबको क्लियर है। अच्छा मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि भाई ओवरऑल 2 साल में इसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, मुझे बता सकते हो कि ओवरऑल 2 साल में इसकी सैलरी कितनी बढ़ी है। इस बंदे की सैलरी पहले साल 10% बढ़ी है, दूसरे साल 20% बढ़ी है, तो ओवरऑल इसकी सैलरी कितनी बढ़ी है। तो आप बोलोगे भाई अगर आपको एक एक बंदे, अगर मैं बोलूं कि आप भाई मुझे सीधा देख के बताओ, ठीक है, एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे आप देख के बताओ कि सैलरी कितनी बढ़ी है, तो आप बोलोगे 10 यहाँ बढ़ी है, 20 वहां बढ़ी है, तो टोटल 30% बढ़ी होगी, टोटल 30% बढ़ी होगी। पर एक्चुअल में 30% नहीं, 30 से ज्यादा बढ़ी होगी, है ना। अब वो कैसे बढ़ी है मैं बताता हूं आपको। देखो अच्छा पहले साल कितनी बढ़ी है, देखो 2000 से कितनी होगी, 2640। तो आप मुझे बता सकते हो कि 2000 से 2640 बढ़ी है, यानी कितनी होगी फिर, 640 बढ़ी है, 640 बढ़ी है। अच्छा कहां से, तो आप बोलोगे 2000 से भाई, 2000 से 2000 से 2640 होगी, तो 640 रुपए बढ़े हैं 2 साल में टोटल। अच्छा कहां से बढ़े हैं, 2000 से इंटू 100। तो आप मुझे बता सकते हो कि भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, और 2 से ये काट देंगे, 64 कितनी 32 बार कटेगा, है ना। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा 32%, यानी 2 साल में ओवरऑल सैलरी कितनी बढ़ी है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें ओवरऑल के बारे में बताएगा कि ओवरऑल कितनी बढ़ी है ना। यानी नेट इफेक्ट हमें क्या बताता है, ओवरऑल। हाँ इतनी बात सबको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल ओवरऑल सैलरी आपको देखने में तो ऐसा लग रहा था कि भाई 10 और 20 यानी टोटल 30% बढ़ी होगी, पर एक्चुअल में तो 32% बढ़ी है ना। एक्चुअल में तो 32% बढ़ी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये ऐसा क्यों हुआ कि भाई देखने में तो आपको ठीक है ऐसा लग रहा है कि भाई 10% यहाँ पे और 20% यहाँ पे, टोटल 30% बढ़ी है। वो 30 पता है क्यों लग रहा है आपको, आपको टोटल आप इस पे सोच रहे हो, टोटल आप इस पे सोच रहे हो, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसे होता है, आप बैंक में जमा करते हो ना, वहां पे बढ़ी हुई अमाउंट पे ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको दोबारा। मान लो आपने इतने जमा किए पहले, है ना, इतने जमा किए पहले साल में, आपको इतना इंटरेस्ट मिला तो इतने बन गए आपके, अगले साल इतना मिलेगा तो इतने बन गए, यानी जो आपकी बढ़ी हुई अमाउंट है उसी पे ब्याज लगता जाता है आगे, है ना। तो वही चीज है बस यहाँ पे इसलिए 30 का 32 लग रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे बढ़ी हुई अमाउंट पे बढ़ रहा है, आपको इनिशियल अमाउंट पे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो यही होता है बस पूरी कहानी, है ना। अब देखो अच्छा, इस ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको जैसे 2000 मान के करोगे, ये तो मैंने वैसे समझाया आपको। इसका एक फॉर्मूला भी होता है नेट इफेक्ट का, वो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये फॉर्मूला हमें बताएगा क्या, ये फॉर्मूला हमें ओवरऑल चेंज के बारे में बताएगा, ये फॉर्मूला हमें ओवरऑल चेंज के बारे में बताता है। अच्छा आप यहां से भी देख सकते हो कि भाई 1000 से इसकी जो है टोटल 2 साल में कितना 1320 बढ़ा है, 1320 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है 320, 320 बढ़ा है कहां से भाई, 1000 से, 1000 से इंटू 100, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो कितना आ रहा है तुम्हारे सामने 32% ही आ रहा है ये भी, है ना। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, है ना। अच्छा ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला आपको बहुत दूर तक काम आएगा, और ये फॉर्मूला जो है आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको ये वैल्यू माननी है। आपको ये बोल दिया कि पहले साल जो है 10% बढ़ी है, अगले साल 20% बढ़ी है, तो ओवरऑल कितना बड़ा होगा ना, ओवरऑल कितना बड़ा होगा आपको वो पूछा जाता है, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे, अगर बढ़ेगा तो हमेशा प्लस में रखना है, अगर कोई चीज घटेगी तो हमेशा अपने नेगेटिव में रखना है, क्योंकि ऐसा भी तो बोल सकता है कि पहले साल मैंने किसी बंदे की सैलरी 10% बढ़ाई है, पर अगले साल मैंने उस बंदे की सैलरी 20% घटा दी, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि अगर घटने की बात होगी तो हमेशा नेगेटिव रख देंगे, अगर बढ़ने की बात होगी तो हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव, है ना। देखो अब ध्यान से मैं सीधा आंसर निकालता हूं। देखो पहले साल 10% बढ़ा था तो एक्स, अच्छा बढ़ा है तो इसलिए प्लस का लिख रहे हैं, दूसरे साल भी 20% बढ़ा है तो ये भी प्लस का रख रहे हैं क्योंकि बढ़ने की बात हो रही है। अच्छा इन यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों की गुणा, यहाँ पे इन दोनों की गुणा आती है। अच्छा प्लस 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 ही आएगा, गुणा करेंगे प्लस में तो प्लस की तो प्लस ही आएगा, और बटे क्या करेंगे 100। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देगा, आपको कुछ नहीं मानना, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट देगा, देख लो चाहे कट जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 32, सॉरी 30, और ये 2 इंटू 1 2 आएगा, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 32%। दिख रहा है आपको या नहीं, तो मैं इधर लिख देता हूं साइड में। देखो ये कितना आएगा 30, और 30 और 2 कितना आ जाएगा 32।
ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 32%। तो देखो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, हमने कुछ नहीं माना। आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। कैसे? अगर मैं आपको मान लो ये दे रखा है कि किसी बंदे की सैलरी जो है 2 करोड़ रुपए है, 2 लाख रुपए है, 2 लाख है मान लो ना, किसी बंदे की सैलरी 2 लाख रुपए है, पहले साल किसी बंदे की सैलरी 10% बढ़ी है, अगले साल जो है 20% बढ़ी है, तो ओवरऑल कितना बढ़ा होगा? तो आपको वो 2 लाख मानने की जरूरत नहीं, आप 100 मान के भी कर सकते हो कि सीधा मैंने बंदे की सैलरी 100 मान ली। मेरे को परसेंटेज पूछी है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, अगर परसेंटेज पूछी है तो आप कुछ भी मान लो अपने मर्जी से, एक्स मान लो, वाई मान लो, जिसको एक्स पसंद है वो एक्स भी मान सकता है, पर एक्स हमें पसंद होता ही नहीं है, वो बदतमीज होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई आप 100 मान लो। अच्छा, पहले साल कितनी बढ़ी है? 10%। अगर 10% बढ़ी है तो कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। अच्छा, अगले साल फिर 20% बढ़ी है, 20%, तो मुझे बता सकते हो उसका 10% कितना होगा? 11। तो 20% कितना हो जाएगा? 22 होगा। तो 22 से इसकी सैलरी बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? फिर 132। 132 हो जाएगा। तो देख लो ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट लग रहा है? 100 से 132 हो रहा है, यानी 32% बढ़ रहा है। तो यही तो मैंने आपको सीधी बात यहाँ पे बताई है कि आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहे हो बात को या नहीं? अच्छा, इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। तो पहले इतना लिख लो। अच्छा, रेशो से कैसे करेंगे मैं यहां बता रहा हूं, बाय रेशो। बाय रेशो, ठीक है। अब रेशो से कैसे करेंगे वो बता रहा हूं आपको। अच्छा देखो, पहले साल कितना बढ़ा है? पहले साल, पहले बार की बात है, पहले साल जो है हमने 10% सैलरी बढ़ी है। 10% की फ्रैक्शन तो जानते हैं, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10। अगर बढ़ने की बात हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है तो फिर हम प्लस का लगा देंगे। अच्छा, यानी शुरू में किसी बंदे की सैलरी 10 थी, एक बढ़ने पे अब कितनी होगी? 11। अच्छा, फिर दूसरे बार क्या बोला कि दूसरे बार कितनी बढ़ी है? तो 20% बढ़ी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितनी भाई? 1/5 आएगी, है ना। 1/5 का मतलब शुरू में किसी बंदे की सैलरी 5 थी, एक बढ़ने पे अब कितनी होगी? 6। इतनी बात सबको क्लियर है? ऐसे लिख देंगे, है ना। अच्छा, तीसरी भी बात हो रखी होगी तो फिर आगे फिर लिख देंगे नीचे, है ना। अब देखो, गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 50, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 66 आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा देखो, आप या तो ऐसा कर लो, इसे 100 बना लो। अगर 100 ये बन सकता है, अब ये 100 बन सकता है तो आप इसे सीधा 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने का फायदा बताता हूँ क्या होगा। 2 से पूरी रेशो को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 132। तो आपको ये सीधी बात पता चल जाएगी कि भाई कितने का इंक्रीमेंट लगा है। तो 32% का इंक्रीमेंट लगा है ओवरऑल। यहाँ पे सीधा पता चल गया, आपने 100 बना लिया। अगर नहीं सीधा करना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 66 हो रही है तो 16 बढ़ी है, कहां से? 50 से इंटू 100। ठीक है, तो आपका यहाँ भी सीधा ही 32 आएगा, देख लो, चाहे 32 आ रहा है यहाँ भी। ठीक है, अब इस चीज को मैं अगले पेज पे आपको, अगले अगले स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये सारी की सारी मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। हम ये 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मान के जो भी आपको दी जाएगी कि किसी बंदे की सैलरी इतनी है, उसका 10%, जैसे 2 लाख है तो उसका 10% बढ़ा दो, 20,000 होगा, तो फिर 10% बढ़ा दो, आगे ऐसे कर सकते हो। या फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सीधा ये समझाना चाहता हूं कि आप या तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर तो रेशो इजी दे रखे है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर परसेंटेज इजी दे रखे है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट में बचेगा ही नहीं, है ना। तो सीधा आंसर आ जाएगा। या फिर 100 मान के कर लो, ऐसे ऐसे भी सही हो जाएगा, या फिर रेशो से कर लो तब भी सही है ना। बाकी मैं अगली स्लाइड पे आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एक बार आप ये नोट कर लो अच्छे से, है ना, फिर आपको अच्छे से बताऊंगा आगे।
अच्छा देखो ध्यान से, अब मैं आपको सारा का सारा रिवाइज करा रहा हूँ, जो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया था मैं सारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे आपको सारा अच्छे से बताऊंगा। देखो ध्यान से, मान लो मैंने आपको ये बात समझाई भाई कि किसी बंदे की जो सैलरी है, मान लो मैं दोबारा अलग से मान रहा हूँ, मान लो किसी बंदे की जो सैलरी है वो 400 रुपए है। पहले साल मैंने इसकी सैलरी को मान लो 20% बढ़ाया, मैंने पहले साल इस बंदे की सैलरी को 20% बढ़ाया है। अच्छा इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे इसका 10% 40 है, तो 20% 80 हो जाएगा। तो 80 से इसकी सैलरी जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 480 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 480। अच्छा फिर मैंने फिर ये आपको बोला कि भाई अब मैंने इसकी सैलरी जो है मैंने इसकी सैलरी अब जो है 20% घटा दी है। मैंने इसकी जो सैलरी है अब की बार 20% घटाई है। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका 10% अगर इसका 10% कितना होगा, 48। अगर 10% 48 है तो इसका 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे 96। तो 96 से इसकी सैलरी घटेगी। अच्छा 96 से इससे इसकी सैलरी जब घटेगी तो कितनी होगी फिर, तो आप बोलोगे भाई 96 से घटेगी तो 384 आ जाएगा यहाँ पे। 384 इसकी सैलरी बचेगी। इतनी बचेगी। देखो एक बार, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, 80 अच्छा पहले बड़ी है, ठीक है, तो 80 ऊपर जाएगा, 80 ऊपर जाएगा और फिर 16 और हम घटा देंगे इसमें से, तो बस सही बात है ना, सही बात है। 384 की बात हो रही है यहाँ पे। तो मुझे आप ओवरऑल बताओ, कि इसकी सैलरी ओवरऑल घटी है या बढ़ी है, ओवरऑल घटी है या बढ़ी है। अच्छा मैंने आपको बोला कि भाई आपकी सैलरी जो भी है, मैंने पहले साल आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी और फिर मैंने बोल दिया कि भाई मैं आपकी सैलरी अब 20% घटा रहा हूँ, तो ओवरऑल आपको इसमें फायदा होगा नुकसान होगा, तो आप बोलोगे हमें ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, क्योंकि 20% घटी थी, 20% बढ़ी थी तो 20 ही घटा दी, तो इसमें हमें तो कोई लॉस ही नहीं होना चाहिए। पर तुम्हारे सामने है, अगर तुम्हारी सैलरी मान लो 400 रुपए है तो 20% बढ़ी है तो कितनी होगी, 480, और 20% फिर से घटा दी तो कितनी होगी। यानी जब घटती है, सेम बढ़ती है और सेम घटती है ना, तो ओवरऑल आपको लॉस होगा। ये बात आप ध्यान रखो। देख लो, चाहे आपको 400 थी सैलरी और 384 रहेगी, तो 16 रुपए आपकी सैलरी घटी है ओवरऑल, कहां से, 400 से, इंटू 100। तो आप बोलोगे भाई ओवरऑल कितनी घटी है, ओवरऑल कितनी घटी है, तो आप बोलोगे जबकि 4% सैलरी ओवरऑल घटी है। समझ रहे हो बात को, तो आपको लॉस होता है। तो मैं आपको सीधा ये बात फॉर्मूले से भी बता रहा हूँ। फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, ये फॉर्मूला आप सीधे ध्यान रखोगे भाई, ये फॉर्मूला बहुत दूर तक आपको काम आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने सीधा ध्यान रखना है, सीधा ध्यान रखना है। अच्छा पहले साल अगर बढ़ी है, पहली बार तो बढ़ी है कितनी, 20, अगली बार ना घटी है 20, तो यहाँ पे माइनस का लिखोगे क्योंकि घटी है। अच्छा यहाँ पे इन दोनों की गुणा आती है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों की गुणा आएगी, तो इन दोनों की गुणा प्लस में आएगी माइनस में आएगी, प्लस माइनस की गुणा हमेशा माइनस में आती है ना। तो 20 इंटू 20 और बटे कितना आ जाएगा, 100। तो आप मुझे बताओ कि ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल कितना आएगा, तो देख लो फिर कितना आएगा, 20 से ये 20 काट दें हम, कट जाएगा, है ना। तो फिर ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो माइनस के 4 आएगा, माइनस के 4। अच्छा आप मुझे ये बता सकते हो कि माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट क्या करता है, तो आप बोलोगे माइनस हमें डिक्रीज के बारे में बताएगा कि ओवरऑल जो है कितनी डिक्रीज हुई है किसी बंदे की सैलरी, तो 4% आई हुई है। ठीक है, तो फिर आप सीधा मुझे ये भी तो बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे तो ये चीज तो कट ही रही है, ये चीज तो कट ही रही है, अगर सेम है तो यहाँ पे हमेशा कटेगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, कि यहाँ पे हमेशा ही सिर्फ आपका क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स वाई बटे 100 बचेगा। ठीक है, और क्योंकि x और y अगर आपके सेम है, x और y आपके सेम है, तो x को x ही, क्योंकि यहाँ पे 20 है यहाँ पे तो 20 है, अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको, आप सीधे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो सीधा आप इसे ये रिजल्ट भी लिख सकते हो कि अगर पहले साल 20 बढ़ी है फिर 20 घटी है तो ओवरऑल कितने का चेंज आएगा। तो ये बात तो हम जानते हैं कि भाई माइनस में आएगा, है ना। तो बस इतना आंसर आ जाएगा। ये आया कैसे, मैंने बता दिया आपको अच्छे से, है ना। तो कितना आएगा फिर ये, तो आप बोलोगे भाई इतना आएगा, और इतने का मतलब तो इतना होता है, कितना होता है भाई, 4%। ठीक है, तो ये सीधा मैंने आपको बता दिया कि भाई ये तो सेम कट ही जाएगा। अगर ये चीज आपको सेम दे रखी है ना कि भाई 20 बढ़ी है 20 घटी है, अगर 10 बढ़ी है 10 घटी है, 10 बढ़ी है 10 घटी है, 15 बढ़ी है 15 घटी है, तो अगर ये चीज अगर सेम है ना, तो आप सीधा आपका डिक्रीमेंट आएगा, नहीं डिक्रीज आएगा हमेशा। और कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 100। एक्स क्या, अगर 15 बढ़ी है 15 घटी है तो 15 का स्क्वायर बटे 100, अगर 30 बढ़ी है 30 घटी है तो 30 का स्क्वायर बटे 100, है ना। तो बस सीधा ही लिख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अच्छा फिर मैंने आपको रेशो मेथड से भी बता दिया अलग से कि रेशो मेथड कैसे यूज करते हैं। रेशो मेथड ज्यादातर हम रेशो मेथड ना कर तो
तो जब मर्जी यूज कर सकते हैं इस मेथड को, पर ज्यादातर इसे तब करते हैं रेशो मेथड को भाई कि अगर आपको ना परसेंटेज टफ दे रखी हो, तब इसका यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई रेशो मेथड का मतलब ये है कि पहले साल अगर 20% बढ़ा है, अच्छा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको एकदम से याद होनी चाहिए, कितनी होती है 1/5, है ना। अच्छा फिर घटा है 20%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, ये माइनस में आ जाएगा फिर 1/, अच्छा पहले देखो 5 थी, 1 बढ़ने पे कितनी होगी 6। ये बात ना सीधे ध्यान रख लेना कि भाई 20% अगर 20% बढ़ने का मतलब होता है 5 से 6 होना, 20% घटने का मतलब होता है 5 से 4 होना, ठीक है। तो देख लो, अच्छा ये घटी है तो 5 से 1 घटने पे कितनी रहेगी 4, ठीक है। तो इतनी बात तो सबको क्लियर है। अगर बढ़ी है तो प्लस लगाएंगे, घटी है तो माइनस लगाएंगे। और 5 ये हमेशा ओरिजिनल के बारे में बताता है, ये चेंज के बारे में बताता है। यानी 5 थी शुरू में, 1 बढ़ने पे अब कितनी होगी 6, 5 थी शुरू में, 1 घटने पे कितनी रहेगी 4। तो अब गुणा कर देते हैं। अच्छा ये कितना आएगा 25 और यहाँ पे कितना आएगा भाई 24, है ना। अब देखो ओवरऑल किसी बंदे के पास 25 रुपए थे, अब कितने, यानी किसी बंदे की सैलरी 25 थी पहले, अब कितनी रहेगी 24। तो कितनी घटी है 1, कहां से 25 से, इंटू 100, है ना। तो फिर कितना आ जाएगा तुम्हारे सामने 4% ओवरऑल घटी है। हाँ सबको क्लियर है। तो देख लो सारे ही मैंने आपको मेथड बता दिए यहाँ पे, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, 100 मान के भी कर सकते हो, वो मर्जी है तुम्हारी। आप 100 भी मान सकते हो कि किसी बंदे की सैलरी 100 थी, 20 बढ़ी है पहली बार, 20 पर बढ़ी है तो 120 होगी। अच्छा फिर 20 घटी है, तो मुझे बताओ इसका 20% कितना होगा, इसका 10 कितना है 12 है, 10% इसका 12 है। 10% कैसे निकालते हैं, लास्ट में से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो 10% 12 है तो 20% 24 हो जाएगा। तो 24 से इसकी सैलरी जब घटेगी, 24 से घटेगी तो कितनी आ जाएगी 96। तो ओवरऑल देख लो कितने का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो 4% का ही आ रहा है। समझ रहे हो बात को। तो मैंने आपको 4 मेथड से ये बता दिया। अब हम इस पे 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपको डाउट नहीं इसमें बचना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अच्छा इस पे अब तक जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पहले तो आपको 3-4 वो सीधी मैं परसेंटेज याद कराऊंगा कि आप ये परसेंटेज सीधे याद रखो। कुछ परसेंटेज आपने सीधी याद रखनी है ताकि आपको सीधा ही आंसर उसका पता हो, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको 4 या 6, 4 या 5 बता दूंगा, वो ज्यादातर वही पूछी जाती है एग्जाम में। आगे पीछे कुछ पूछ ली तो वो भी बता रहा हूं कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, है ना। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं अब इस पे, एक बार ये लिख लो आप अच्छे से। अच्छा देखो पहली बात तो यह है कि आपको क्वेश्चन देखने में चाहे भयानक लगे, जैसा मर्जी लगे, हालांकि इतना भी भयानक नहीं होता, पर क्वेश्चन देखने में आपको जैसा मर्जी लगे, पर क्वेश्चन का सोल्यूशन उतना ही इजी होता है। देखो कैसे, उसने बोला कि किसी बंदे की एनुअल इनकम एट प्रेजेंट जो है वो 5 लाख है मान लो। अच्छा पहले साल मैंने ऐसा मान लिया कि पहले साल जो उसकी इनकम है वो कितनी बढ़ी है 20%, पर सेकंड ईयर में उसकी जो इनकम है वो 10% क्या हुई है, घटी है। यानी पहले साल तो बढ़ी है इनकम। अच्छा मुझे बताओ क्या आंसर आपको परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो आंसर आपको परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा पहले साल इनकम कितनी बढ़ी है 20%, दूसरे साल इनकम कितनी घटी है 10%, ऐसे ही है ना। अच्छा यहाँ पे इन दोनों की गुणा आती है, तो इन दोनों की गुणा मुझे बताओ प्लस में या माइनस में आएगी, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो माइनस में इन दोनों की गुणा आएगी और बटे के आ जाना है 100। तो बस इतना सा क्वेश्चन है, खत्म है क्वेश्चन हमारा, है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, देखो कितना आएगा। अच्छा 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10 या प्लस के 10, प्लस के 10 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा फिर हमारा, माइनस के 2 आएगा यहाँ पे। तो आंसर कितना आ जाना है हमारा भाई, प्लस के 8। अच्छा प्लस क्या इंडिकेट करता है, मुझे बताओ प्लस क्या इंडिकेट करता है। प्लस इंडिकेट क्या करता है, इंक्रीमेंट के बारे में, यानी ओवरऑल जो है उस बंदे की इंक्रीज हुई है इनकम, कितनी इंक्रीज हुई है 8%।
ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, आप इसे रेशो से भी कर सकते हो। कैसे भाई, पहले साल 20% बढ़ी है, पहले साल 20% बढ़ी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/5। अच्छा, दूसरे साल कितनी बढ़ी है भाई, दूसरे साल घटी है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/10, है ना। अच्छा, पहले साल 5 बढ़ी, 5 थी शुरू में, 1 बढ़ने पे अब कितनी होगी भाई, 6। ऐसे लिख देंगे इस बात को। अच्छा, पहले देखो सेकंड ईयर में क्या हुआ, 10 थी, 1 घटने पे कितनी रहेगी भाई, 9। ठीक है, तो करते क्या है भाई, गुणा करेंगे तो 50 आएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 × 9 कितना होता है, 54। ठीक है, तो देखो 54 से 50 से कितनी होगी, 54, तो कितनी बड़ी है, 4। 4 कहाँ से, 50 से, × 100। तो फिर कितना ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, तो आप बोलोगे 8%। चाहे ऐसे कर लो, या फिर इसे ना 100 बना लो। इसे 100 कैसे बनेगा, 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके 100 हो जाएगा, और ये 108 हो जाएगा। तो यहां से आपको थोड़ा सीधा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू मान के मत करना, एग्जैक्ट वैल्यू मान के तब करते हैं भाई अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछी हो, एग्जैक्ट वैल्यू तब तो आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख का देख लो, 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, उस हिसाब से देख लो आप। 50,000 1 लाख ही हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा तो 1 लाख बढ़ जाएगी, फिर 1 लाख बढ़ जाएगी तो 6 लाख हो जाएगी, और फिर 10% घट जाएगी, तो 6 लाख का 10 60,000 हो जाएगा, यानी 540, 540 तो ओवरऑल बढ़ेगी आपकी, है ना। तो 540, इसको डायरेक्ट करना हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू मान के करना हो तो ऐसे कर सकते हो। 5 लाख, 5 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो, है ना। अच्छा, पहले साल कितनी बढ़ी है, 20%, 20%। अच्छा, मुझे बताओ इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 50,000 होगा, तो 20% 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख से इसकी सैलरी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी फिर, पहले साल 6 लाख। ठीक है, अच्छा, फिर अगले साल 10% घटी है, तो मुझे बताओ इसका 10% 60,000 होगा, 60,000 इसकी घटेगी तो 540 हो जाएगा, 5,40,000। ठीक है, तो अब देखो ओवरऑल इसकी बढ़ी है, ओवरऑल बढ़ी है, कितनी बढ़ी है भाई, 40,000, 40,000। अच्छा, 40,000 बढ़ी है, तो अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो ऐसे करेंगे, कहां से भाई, 50,000 से × 100, तो वही 8% ही बढ़ी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू माननी होगी तो ऐसे कर लेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं पूछा तो 2 तरीके हैं आपके पास, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। आपको सारे तरीके बता रखे हैं, सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। अगर आपको सारे तरीके पते होंगे ना, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपको हर तरह का मेथड पता है, तो आपको मेथड सारे क्लियर होने चाहिए। यूज चाहे हम कम करें, पर मेथड आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, तो बस सबको क्लियर है, मेथड आपको सारे पता होने चाहिए, तो लिख लीजिए फिर आप इसे, है ना। अच्छा, देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट, यानी इस टाइम किसी टाउन की मान लो पॉपुलेशन जो है वो 4 लाख है। ठीक है, 4 लाख है इस टाइम। अच्छा, फिर हुआ क्या कि भाई पहले साल में जो उसकी जो पॉपुलेशन है, उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है 25%, पर अगले ही साल उसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज हुई है भाई, कितनी हुई है, 40% इंक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, लॉकडाउन में और तो काम था नहीं, लोगों को पॉपुलेशन ही बढ़ाई है लोगों ने। तो तुम जानते ही हो कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर गई, है ना। तो बस यही काम है इनके पास, और तो है ही नहीं कुछ, है ना। लॉकडाउन में बस यही था। ठीक है, देखो फिर ध्यान से आगे। अच्छा, पहले साल जो है 25% डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन। अच्छा, फिर अगले साल 40% बढ़ी है, 40% बढ़ी है। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल माइनस होगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, माइनस, है ना। ये बात सारे जानते हैं। तो फिर मुझे बता दो कि कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई ये तो घट जाएगा, ऐसे एक ही घटेगा, दो की घट रहे हो।
मुझे एक बात बताओ, ये कितनी बार कटेगा? तो 25 चौके 100, 4 बार काट दिया मैंने सीधा, और ये 10 बार कट जाएगा, है ना। तो फिर मुझे बताओ ये कितना आएगा? तो भाई ये प्लस के 15 आएगा, प्लस के 15, और यहाँ पे कितना आएगा भाई? तो आप बोलोगे ये माइनस के 10 आएगा। तो ओवरऑल फिर कितना आ जाएगा आपका? तो आप बोलोगे भाई ये प्लस का 5% आएगा, प्लस के 5%। अच्छा, प्लस आ रहा है तो इस बात का मतलब क्या है कि ओवरऑल इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, ओवरऑल इंक्रीज हुई है 2 साल में, ठीक है। तो 2 साल में ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। तो आप सीधा ऐसे कर सकते हो, अगर ऐसे करने का किसी का मूड नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले साल पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, डिक्रीज 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, हाँ जी जानते हैं सारे, कितनी होती है? 1/4। अच्छा, फिर क्या है हमारा? 40%, 40%, 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5 हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ 4 से 1 घटने पे, 4 से 1 घटने पे कितनी रहेगी? 3। अच्छा, 5 से 2 बढ़ने पे, 5 से 2 बढ़ने पे, 5 थी पहले, 2 बढ़ने पे अब कितनी होगी? 7। तो 5 × 4 यानी 20 हो जाएगा, और ये 7 दिया 21, यानी 20 से कितनी हुई है? 21। तो एक बड़ी है कहां से? 20 से, × 100। तो भाई कितनी, फिर कितनी बड़ी है ओवरऑल? तो आप बोलोगे भाई 5% बड़ी है। तो बात सबको क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, तुम पे है, ठीक है। तो बात सबको क्लियर है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए आपको, तो लिख लो आप इसे अच्छे से, है ना। अच्छा, आपने इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत देखे होंगे। देखो, उसने बोला कि ईच साइड स्क्वायर की जो है वो डिक्रीज की गई है 20%, है ना। ईच साइड जो स्क्वायर है वो इसकी डिक्रीज की गई है 20%। अच्छा, तो आपने कोई यहाँ पे एरिया नहीं मानना, ना कोई साइड माननी है। आप साइड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर मैं ये कहता हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, कि ईच साइड को इतना इंक्रीज किया गया है, या फिर लेंथ को इतना किया गया है, ब्रेथ को इतना किया गया है, परसेंट इतना इंक्रीज किया गया है, तो ओवरऑल एरिया में कितने का चेंज आएगा? तो वो हम परसेंटेज, वो हम नेट इफेक्ट से ही निकालते हैं। कैसे भाई? देखो हम, अच्छा, ईच को किया गया है ना, ईच का मतलब अगर ये 20 आएगा तो वाई, अगर एक्स 20 है तो वाई भी 20 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि ईच बोला है ना, ईच बोल रहा है। अच्छा, इन दोनों की गुणा प्लस में आएगी, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इनकी गुणा प्लस में आएगी। ये बात ध्यान रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आएगा? तो ये माइनस का 40 आएगा, और यहाँ पे मुझे बता दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 2 दूनी कितना आ जाना है? 4। तो आप मुझे ये बताओ कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई माइनस के 36%। कितना आएगा? माइनस के 36% है, यानी ओवरऑल जो एरिया है, ओवरऑल जो एरिया है वो डिक्रीज होगा, है ना। ओवरऑल जो एरिया है वो डिक्रीज होगा, और कितने से डिक्रीज हुआ है? 36% से। आप इसे रेशो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 20% डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है भाई? 1/1/1/5, यानी 5 से 1 घटने पे, शुरू में 5 था, अब 1 घटने पे कितना रह गया? 4, ठीक है। अच्छा, ये साइड का रेशो है, ये साइड का रेशो होता है बेसिकली, है ना। पर हमें तो एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, तो इसलिए स्क्वायर करते हैं वहां पे। तो कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? 16, यानी 25 से 16 हो गया, तो 9 घटा है कहां से? 25 से, × 100। तो भाई आप ये नोटिस करोगे कि कितना, ये भी 36%, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ना करके आप ऐसे कर लिया करो। अगर परसेंटेज टफ है फिर आप ऐसे करोगे, अगर तो वो बताऊंगा आपको अगले क्वेश्चन में, ऐसी वैल्यू लेंगे। तो ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी, ये बात सबको क्लियर होगी, है ना। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, आप कोई वैल्यू मानना करना चाहो ना, अगर आप मानना चाहो कि कोई वैल्यू, मान लो ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो अपने मर्जी से। मान लो मैंने इसकी 20 मान ली, साइड मैंने कितनी मान ली? इसकी 20 मान ली, ठीक है। तो इसकी साइड मान लो 20 है ना, साइड इसकी 20 है। अब मैंने ईच साइड को बढ़ा दिया, इसकी ईच साइड को मैंने इसकी बढ़ा दिया, कितना भाई? अच्छा, यहाँ पे एरिया कितना होगा? तो 20 × 20 यानी कितना हो जाएगा? 400, 400 एरिया आ जाएगा। इस साइड को मैंने कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। तो 20% इसका कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 10% 2 है, तो 20% 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से बढ़ने पे 24, 24 है ना। तो ये देखो 24 × 24 यानी 576 हो जाएगा इसका एरिया। तो कितना बढ़ा है वो देख लो, 176 बढ़ा है, 176 बढ़ा है कहां से भाई? 400 से, × 100। तो आप बोलोगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अच्छा, 4 से काट के देखो, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी 44%, 44%, यानी इसका जो एरिया है वो बेसिकली कितना हुआ है? फिर 44% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 44%। अच्छा, सॉरी मैंने गलत कर दिया क्या?
अच्छा यहाँ पे बढ़ा है पर यहाँ पे घटा है यहाँ पे ना 20% घटा है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 20% घटी है इसकी साइड, तो 20% ये कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा 20% और ये कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे घटा है ना, डिक्रीज बोल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 16, तो 20 × 20 ये 400 हो जाएगा, ये गलत है ना, ये मत लिखना। तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा 16 16 कितना हो जाएगा 256। अब देख लो कितना घटा है, कितना घटा है यहाँ पे बता सकते हो मुझे, 144 घटा है, 144 44 ही घटा है ना, 144 घटा है कहाँ से, 400 से इंटू 100। ठीक है, तो ये 20 से 20 कटेगा और 4 से काट लेना भाई, 4 × 12 4 × 24, तो वही 36 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, लिख लो आप इसे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जानते हो, रेक्टेंगल इसे हम बोलते हैं कि जिसकी लेंथ और जो आमने सामने की साइड है वो बराबर हो, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इंक्रीज की गई है 40% से, 40% से लेंथ इंक्रीज की गई है, और जो ब्रेथ है वो डिक्रीज की गई है 30%। तो ये नेट इफेक्ट का ही क्वेश्चन है, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, है ना। तो भाई मुझे बताओ, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस का आएगा, ये बात तो हम जानते हैं, यहाँ पे माइनस का आएगा, तो आप बोलोगे भाई ये हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अच्छा भाई ये घट जाएगा फिर हमारा, और ये कितना आएगा, +10 और ये -12। अच्छा मुझे बता सकते हो कितना आएगा, तो -2% आएगा। इस बात का मतलब ये है, माइनस क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे, कि ओवरऑल जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल जो एरिया है वो क्या हुआ है, डिक्रीज, ओवरऑल एरिया डिक्रीज हुआ है। बात सबको क्लियर है। अगर ऐसे नहीं करना रेशो से, मैं हर क्वेश्चन रेशो से भी बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको रेशो से में भी क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुई है 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। अच्छा फिर ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हुई है 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। अच्छा 5 से 2 बढ़ गया, 5 पहले मान लो जो लेंथ है वो 5 थी, अब 2 बढ़ने पे कितनी होगी 7। अच्छा ब्रेथ पहले मान लो 3 थी, अब कितनी होगी भाई, कितनी होगी फिर, अब कितनी होगी, 3 घटने पे कितनी रहेगी 7, 10 थी, 3 घटने पे कितनी रहेगी 7। ठीक है, तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि भाई एरिया में कितने का चेंज हुआ है। अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, ये पहले वाली क्या लेंथ है, ये पहले वाली लेंथ है और ये पहले वाली ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, यानी पहले एरिया इतना रहा होगा और अब एरिया कितना रहा है, तो इतना एरिया रहा है। मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, नहीं लेंथ इतनी थी इतनी होगी, यानी ये लेंथ पहले वाली है, बाद वाली लेंथ है, ये पहले वाली ब्रेथ है, ये बाद वाली ब्रेथ है ना। ठीक है बस, तो भाई 50 से कितना डिक्रीज हुआ है, एक डिक्रीज हुआ है, कहाँ से, 50 से इंटू 100। ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे भाई 50 से ये कितनी 2 बार कटेगा, यानी 2% आ जाएगा। ओवरऑल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है। तो बात सबको क्लियर है, तो ऐसे कर लेंगे बस इस बात को, तो आसान है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस किसी भी चीज में, है ना। दोनों तरीके अच्छे से पढ़ लो, आपको क्लैरिटी आएगी, और ये क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे, सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो लिख लो, कर लो नोटिस है, इसमें जितनी भी वैरायटी होंगी मैं आपको सारी करा रहा हूँ। अच्छा देखो ध्यान से क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में नोट करो, क्वेश्चन में लिखा है कि जो लेंथ है ना रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हुई है 37.5%, पर इसकी जो ब्रेथ है वो भी इंक्रीज हुई है 16.66%। तो यहाँ पे इसको आप परसेंटेज से बिल्कुल नहीं करोगे, आप वो x+y +x × y से मत करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज टफ है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी परसेंटेज टफ हुई तो हम रेशो से जाएंगे, तो आपने बाय रेशो करना है। ठीक है, बाय रेशो मेथड आपने जाना है अगर परसेंटेज थोड़ी सी भी टफ है। अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है 37.5%, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं कितना होता है भाई, 3/8।
कितना होता है 3/8, सोल्व करके देख सकते हो। 37 दूनी 74 और 1 75, तो 75/2 और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 200 यानी 100 आएगा। तो 25 3 75, 25 8 200 यानी 3/8 आएगा, है ना। तो 3/8 है। तो ये लेंथ की बात हो रही है। अच्छा जो विड्थ है वो इसकी भाई 16.66, 16.66 की फ्रैक्शन 1/6 होती है, ये बात हम जानते हैं, 1/6, है ना। तो मुझे बताओ भाई पहले लेंथ 8 थी, 3 बढ़ने पे अब कितनी होगी 11, है ना। अच्छा पहले ब्रेथ 6 थी, 1 बढ़ने पे अब कितनी होगी 7, ठीक है। तो इस बात को ऐसे लिख देंगे, बात सबको क्लियर है ना। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। 37.5 12.5 का 3 गुना होता है, 37.5 12.5 का 3 गुना होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा 16.66, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48, यानी लेंथ इतनी होगी भाई, है ना। ये एरिया पहले वाला एरिया इतना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले वाला एरिया इतना है, बाद वाला एरिया 11 × 7 यानी 77 हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ है भाई एरिया में, तो आप बोलोगे भाई ये हमारा कितना हो गया 22, 22 और 7, 22 और 7 कितना होता है 29। तो 29 कहाँ से बड़ा है, कहाँ से बड़ा है 48 से, इंटू 100, ठीक है। तो आप इसे अप्रोक्सीमेट से भी कर सकते हो, कैसे भाई, आप इस 48 को 50 भी तो मान सकते हो, आप इस 48 को 50 भी तो मान सकते हो। तो 50 से 2 बार कट जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट आपका 58% के आसपास आंसर आएगा, 58 के आसपास। अगर आपको आसपास दिख रहा है तो आप ऐसे कर लिया करो। अगर ऑप्शन दूर दूर है ना तो हम अप्रोक्सीमेशन से जाते हैं, अगर पास है, क्योंकि ये मान लो चलो ठीक है 48 से टॉप 2.1 के आसपास कटेगा ये, तो आपको 58.2 के आसपास आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह से आंसर आते हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो अगर परसेंटेज थोड़ी सी भी टफ हुई तो आप फिर रेशो से जाना, है ना, रेशो से करेंगे फिर। इसलिए आपको मैंने तरीके सारे बता दिए कि भाई अगर परसेंटेज टफ है तब कैसे करेंगे, परसेंटेज ईजी है तब कैसे करेंगे, है ना। तो ये सारे आपको आने चाहिए, लिख लो आप, इस इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो नेट इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से रिलेटेड पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे कोई भी 2D चीज होती है ना, 2D का मतलब जिसमें 2 डायमेंशन होती है, 2D का मतलब एरिया होता है ना। एरिया कोई भी चीज जिसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन हो उसे हम 2D बोलते हैं। बेसिकली वो हमारी इमेजिनेशन में ही होती है, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज है वो 3D होती है, 2D कोई भी चीज नहीं होती। 2D को सिर्फ आप एक ड्रॉ कर सकते हो, एक सरफेस होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने बोर्ड है, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, तो आप बोलोगे भाई इसकी लेंथ है और सिर्फ ब्रेथ है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई भी होगी। ये चाहे इतना मोटा है चाहे इतना मोटा है ना, कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। तो यानी दुनिया की कोई भी चीज़ है वो 3D होती है, 2D कुछ नहीं होती, है ना। 2D हमारी सिर्फ कल्पनाओं में है, जैसे वो हमारी कल्पनाओं में है, ऐसे ही 2D हमारी कल्पनाओं में है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अच्छा देखो आपको ये बोला है कि भाई जो उसका बेस है, कोई ट्रायंगल है, उसका बेस जो है 20% से डिक्रीज किया गया है। अच्छा जो उसकी जो हाइट है वो 25% से डिक्रीज की गई है, तो दोनों डिक्रीज किए हैं तो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा इंटू 100। तो सोलो करेंगे, देखो कितना आएगा। ये आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है, और ये हमें जो नेट इफेक्ट है किस चीज के बारे में बताता है, ये ओवरऑल चेंज के बारे में बताएगा हमें। किसके बारे में भाई, ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है वो बताता है हमेशा। तो 25 चौके 100 और 4 से ये 5 बार कटेगा, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा 45 आएगा माइनस के, है ना, और वो प्लस के कितना आ जाना है 5, सही है। तो फिर कितना आ जाएगा हमारा भाई माइनस के 40%। तो माइनस के 40% जो है ओवरऑल जो है एरिया डिक्रीज होगा। अच्छा फिर आप बोलोगे गुरुजी ये कैसे, तो मुझे आप एक बात बताओ, एक ट्रायंगल का जो एरिया है, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसके, ये क्या है हमारे भाई, ये जो बेस है हमारा, ये क्या है भाई, बेस है, ये हमारा बेस है। अच्छा बेस हमारा ना जो है 20% से डिक्रीज हुआ है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है। 1/5 का मतलब तो सारे जानते हैं, 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 से 4 हो गया, यानी ये हमारा बेस है। पहले बेस 5 था, अब कितना हो गया 4। अच्छा हाइट की बात हो रही है, हाइट मुझे आप बता सकते हो हाइट, तो हाइट के बारे में उसने बोला है कि 25% से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, 25% से डिक्रीज हुई है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब पहले 4 थी, अब कितनी रहेगी 3,
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताते हो, अगर मैं बोलूँगा भाई पहले ये पहले के बेस है, ये पहले की क्या है हमारी हाइट है, तो पहले वाला एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये पहले वाला एरिया आ जाएगा। अच्छा बाद वाला एरिया मुझे बता सकते हो, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस कितना है पहले वाला, बाद वाला 4 है, और बाद वाली हाइट कितनी है, 3 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 1/2 से 1/2 रेशो में कट नहीं जाएगा क्या? तो सिर्फ यहाँ पे ये 4 भी कट ही जाएगा आपका, तो फिर बचा क्या, 5 से 3, यानी 2 डिक्रीज हुआ है, कहाँ से, 5 से इंटू 100। ठीक है, तो इस वजह से आता है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट पूरा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होता है किसका, ट्रायंगल का यही एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने आपको पूरा ये बता दिया प्रूव करके। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया ना दोबारा से देख सकते हो, बाकी मैं मेंसुरेशन में भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो बस वही था कि भाई पहले वाला ये बेस है, बाद वाला बेस हो जाएगा, क्योंकि जो बेस है वो 20% से डिक्रीज हुआ है, यानी 5 से 4 हो गया, और यहाँ पे 25% से ये डिक्रीज हुआ है, यानी 4 से 3 हो गया। तो भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पहले वाला एरिया आ जाएगा, ये बाद वाला एरिया आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बाद वाला आ जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कट जाता है यहाँ पे, है ना, तो 5 चौके 20 और ये 4 दिए 12, तो बस वो उस हिसाब से हो जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 5 से 3 रहेगा। तो बस इस तरह से कर लेंगे। तो बात सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन पीपीएससी ने पूछा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं एग्जाम का नाम नहीं बता रहा, बाकी पीपीएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, लिख लो आप इसे। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आपको सर्कल में पूछ सकता है, तो सर्कल में भी आपने वैसे करना है कि जो यहाँ पे रेडियस है वो 15% इंक्रीज हुई है, तो आपने सीधा ऐसे ही लिखना है ना, आपने सीधा ऐसे ही लिखना है। इसका रीजन क्या है वो भी बताता हूँ अभी। देखो ये 2 बार हम रेडियस क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि वहां पे तो चल लेंथ ब्रेथ की बात हो रही थी, पर यहाँ पे रेडियस प्लस रेडियस क्यों लिख रहे हैं, तो इसका रीजन बताता हूँ आपको। देखो ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 225 आएगा 15 का स्क्वायर, पर नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो ये 32.25 आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 32.25। अब मैं बताता हूँ तुम्हें ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है भाई कि हमारा जो एरिया है ना, वो बेसिकली जो सर्कल का एरिया है, सर्कल का जो एरिया है वो कितना होता है, सर्कल का एरिया, ये बात जानते हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे ना, यहाँ पे पाई तो डिपेंड ही नहीं करेगा, जो रेशो है वो बेसिकली कांस्टेंट, जो पाई है वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ये बात हम जानते हैं। तो यहाँ सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, आर का मतलब रेडियस, तो यहाँ पे आपके सामने आर 2 बार है, यानी 2D है ये, और ये 2D है, तो इसी वजह से हम फिर ऐसा करते हैं। ठीक है, ये 2D है, इसी वजह से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 बार, फिर 15 + 15, है ना। तो आप इसे सर्कल वैसे मान के भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे मान लो 100 थी, यहाँ पे इसकी रेडियस मान लो 100 थी, और 15% बढ़ने पे अब कितनी होगी, यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, भाई इसका 15% यानी 115 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया देख लो क्या हो जाएगा, तो अब 15 × 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और अब वाला एरिया कितना हो जाएगा, 15 × 115 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट ही जाएगा आपका, है ना, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर वो आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैसे करेंगे तो बात वही पड़ेगी, है ना, बात वही पड़ेगी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बात सबको क्लियर है, तो ये आपको सर्कल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कर लो आप नोट एक बार।
अच्छा आगे एक और कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इससे ही रिलेटेड है, आपका जो हमने अभी नेट इफेक्ट पढ़ा है इससे रिलेटेड है। देखो ध्यान से, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट अलग है पर काम आपको यही आएगा, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। इस टॉपिक का जो नाम है इसे हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो बोलते हैं, सीपीआर बोल सकते हो इसे आप, सीपीआर शॉर्ट में बोल सकते हैं, सीपीआर, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीआर बोलते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी दो चीजें हैं, मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। एक तो मैंने ये बात लिखी आपके सामने है ना, एक बात मैंने ये लिखी कि लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। एक मैंने ये बात लिखी है आपके सामने, एक बात मैंने लिखी है आपके सामने कि भाई एक और बात लिख देता हूं, स्पीड गुणा टाइम, ये क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने तीन बातें लिखी हैं आपके सामने। अच्छा अगर मैं आपको तीन एग्जांपल से एक बात समझाता हूं, देखो सुनो ध्यान से। अगर मैं बोलूं आपको भाई किसी चॉकलेट, एक चॉकलेट का प्राइस मान लो भाई 100 रुपए है, एक चॉकलेट का प्राइस मान लो 100 रुपए है, और आपने 4 चॉकलेट खाई है, कंज्यूम की है 4 चॉकलेट, तो आपका खर्चा कितना हुआ, तो आप बोलोगे भाई मेरा 400 रुपए खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है, 400 रुपए। अच्छा एक चॉकलेट का प्राइस कितना था, 100 रुपए, 4 चॉकलेट आपने कंज्यूम की है, खाई है, कंजम्पशन का मतलब आपने खाई है ना, प्राइस का मतलब प्राइस, एक चॉकलेट का प्राइस 100 रुपए है, 4 कंजम्पशन की है आपने, तो कंज्यूम की है, तो कितना खर्चा हुआ आपका, 400 रुपए, है ना। अच्छा अब क्या हुआ कि चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, कितना हो गया, कम हो गया, पर एक्सपेंडिचर अब भी आपने 400 ही करना है, यानी रुपए आप घर से 400 ही लेके आए हो। तो अब 400 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, अगर चॉकलेट 80 रुपए की होगी तो आप बोलोगे भाई आप 5 चॉकलेट आएंगी, कितनी आएंगी, 5 चॉकलेट। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ कि इनके प्राइस का रेशो क्या होगा, प्राइस का रेशो। अच्छा प्राइस का रेशो देखो कितना आएगा, प्राइस का रेशो, तो देखो 20 पे काट लो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी प्राइस का रेशो 5:4 आएगा, है ना। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये चीज हमारी, इधर वाली चीज हमारी कांस्टेंट है, यानी पहले अगर आप 400 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब भी कितने खर्च कर रहे हो, 400। अच्छा देखो जो प्राइस का रेशो है ना, कंजम्पशन का रेशो कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कंजम्पशन का रेशो कितना है भाई, 4:5 है। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो आपका प्राइस का रेशो है ना, कंजम्पशन का रेशो बिल्कुल उल्टा होगा। अगर ये 5:4 है तो ये 4:5 होगा, अगर ये 1:2 है तो ये 2:1 होगा। इतनी बात सबको क्लियर है। तो इसे ही हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो बोलते हैं, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कोई कांस्टेंट के बराबर है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट के बराबर है, मतलब जितना पहले खर्च हो रहा था अब भी उतना ही खर्च हो रहा है, यानी ये चीज कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो जो इसका रेशो होगा, इसका रेशो बिल्कुल उल्टा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल यहां से बताता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं भाई कि आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, तो एरिया अगर मैंने कांस्टेंट रखना है, मान लो एरिया अगर मैंने कांस्टेंट रखना है, यानी अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास 120 है, मान लो मेरे पास लेंथ है, 120 लेंथ है, और मान लो जो ब्रेथ है मेरे पास कितनी है भाई 5, मेरे पास 5 मीटर लेंथ है, तो एरिया कितना हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 यानी 600 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बोला कि भाई अब मुझे ये बात बताओ कि अब लेंथ मैंने कितनी कर दी, 100 कर दी, और मैंने ये कांस्टेंट रखनी है, ये कांस्टेंट यानी एरिया मैंने कांस्टेंट रखना है, तो मुझे बताओ कि ब्रेथ कितनी रही होगी, तो ब्रेथ कितनी रही होगी, फिर 6 रही होगी। तो इन दोनों का रेशो निकालो आप, इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का जो रेशो है वो कितना आएगा, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120 यानी 6:5। तो यहाँ पे देखो ये हमेशा इसका उल्टा ही है, देख लो चाहे रेशो उल्टा होगा, अगर ये 6:5 में तो 5:6 में होगा, तो क्योंकि इधर वाली चीज कांस्टेंट है, ठीक है, इधर वाली चीज कांस्टेंट है। तो ये बात सबको क्लियर है। आप यहां से भी स्पीड इनटू टाइम में भी तो ऐसा ही होता है कि भाई अगर इधर वाली चीज मान लो भाई आपने, अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल 120 किलोमीटर की आपने दूरी कवर करनी है, 120 किलोमीटर की दूरी अगर आपने कवर करनी है, और आपकी स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आपको 120 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे भाई 2 घंटे लगेंगे, हमें 2 घंटे लगेंगे। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि आपने अपनी स्पीड घटा दी, मान लो आपने 40 कर दी अपनी स्पीड, पर डिस्टेंस आज भी आपने 120 किलोमीटर ही कवर करना है, 120 किलोमीटर जाना है, तो फिर कितने घंटे लगेंगे आपको, तो आप बोलोगे भाई अब की बार तो 3 घंटे लगेंगे। तो देखो चाहे इन दोनों का रेशो निकाल के देखो, 40 और 60 और 40 का रेशो निकाल के देखो, तो 20 3 60 और 20 दूनी 40, तो ये रेशो ना इधर वाली रेशो का हमेशा उल्टा ही होगा, देख लो चाहे है या नहीं। ये वाले क्यों है, क्योंकि इधर वाली चीज कांस्टेंट है, तो इसी चीज को हम कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो बोलते हैं, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट अगर किसी कांस्टेंट के बराबर है ना, तो हमेशा ही जो इस चीज का रेशो होता है, इस वाली चीज का रेशो हमेशा इसका उल्टा होगा, इसे ही कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो बोलते हैं, सीपीआर बोलते हैं, ठीक है। तो बात सबको क्लियर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। अब ये कॉन्सेप्ट यूज कैसे करते हैं मैं आपको 2 क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा यहाँ पे, है ना, तो उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसमें, है ना, लिख लो आप इसे, है ना, अच्छे से बता दिया मैंने।
अच्छा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा क्या है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, एक तो मैंने पहला ही आपको बता रखा है ना। देखो ध्यान से, अच्छा लेंथ कितने से इंक्रीज हुई है, 20% से। आपको विड्थ नहीं पता कितने से डिक्रीज हुई है, डिक्रीज बोला है तो इसलिए माइनस का एक्स लिख रहा हूँ, इंक्रीज बोला हो तो प्लस का एक्स लिखते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे इन दोनों की गुणा आएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इतना आंसर, है ना। अच्छा पर उसने बोला है कि एरिया में कोई चेंज नहीं आया, एरिया में रिमेन सेम। अच्छा उसने बोला है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो इंक्रीज हुई है 20% से। हमने रेक्टेंगल की जो लेंथ है, हमने रेक्टेंगल की जो है वो लेंथ हमने क्या है बढ़ाई है, लेंथ बढ़ाई है। तो उसने बोला है कि इसकी विड्थ को कितना परसेंट हम डिक्रीज कर दे ताकि एरिया सेम रहे, एरिया सेम रहे, है ना। तो इसकी लेंथ तो हमने बढ़ा दी है, पर इसकी विड्थ को कितने परसेंट डिक्रीज करे ताकि एरिया जो है वो सेम रहे। अच्छा ये फॉर्मूला नेट चेंज का फॉर्मूला है, ये नेट चेंज का फॉर्मूला हमें क्या बताता है, तो आप बोलोगे ये हमें चेंज के बारे में बताता है, पर यहाँ पे तो एरिया में चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये चेंज 0 के बराबर होगा, क्योंकि चेंज यहाँ पे हुआ ही नहीं। उसने खुद बोल दिया कि एरिया रिमेन सेम, यानी एरिया सेम रहा है। तो बस यहाँ से निकाल लो फिर आप वैल्यू, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 20 पंजे 100, 5 बार कटेगा, ये कितना आएगा हमारा, प्लस के 20 माइनस के x और माइनस के x बटे 5 इज इक्वल टू 0। एक्स वाला सामान उधर फेंक दो उठा के, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये प्लस के x और ये भी प्लस के x बटे 5, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और ये 5 आएगा, 5 प्लस 1 यानी 6x बटे 5, 120 इज इक्वल टू 6x बटे 5 आएगा। और इस 5 की गुणा, मैं तो कहता हूँ 6 से इसे काट दो 2 बार, ये 20 आएगा, और 5 की गुणा यहाँ पे यानी 100 आ जाएगा, है ना। 100 आ जाएगा, मैंने गलत कर दिया कहीं पे, कहाँ पे गलत किया है, कहाँ पे गलत किया है। 5 6 20 पंजे 100। अच्छा ठीक है 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 ठीक है, पर वो 6 भी तो आना था नीचे। अच्छा देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक्स वाले सामान को उधर फेंक दो उठा के, बाकी सामान को इधर रख लो। तो ये कितना आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इधर 20 आएगा, इसको बाकी को उधर ले जाएंगे उठा के, तो ये बाकी प्लस का हो जाएगा, है ना। तो फिर ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6x बटे 5, 6x बटे 5 आएगा। अच्छा ये 5 नीचे से यहाँ गुणा हो जाएगा जाके, तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और इधर कितना है, 6x। अच्छा ये 6 नीचे आ जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा 100 के यहाँ पे, ये 6 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, परसेंट आएगा ये हमारा, यानी जो विड्थ है वो इतने परसेंट डिक्रीज करनी पड़ेगी। इसे 16.66% भी लिख सकते हैं, एक तरीका तो ये है। अच्छा दूसरा तरीका इसका क्या है वो भी बता रहा हूँ। अच्छा जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये बात हम जानते हैं, जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा लेंथ है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, तो लेंथ जो है 20% से इंक्रीज हुई है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 1 बढ़ने पे कितनी होगी, 6। 5 से 1 बढ़ने पे कितनी होगी, 6, है ना। पहले 5 थी, 1 बढ़ने पे अब कितनी होगी, 6। अच्छा उसने बोला कि एरिया रिमेन सेम, एरिया रिमेन सेम, यानी एरिया जो है वो कांस्टेंट रहा है। एरिया जितना यहाँ था वही एरिया यहाँ पे रहा है, तो अगर ये कांस्टेंट रहा है ना एरिया, तो ये बात हम जानते हैं, जो रेशियो इसका आता है इसका रेशियो वही उल्टा होगा, जो रेशियो इसका है इसका रेशियो उल्टा होगा। अगर एरिया सेम रहा है, कांस्टेंट रहा है, तो ये 6:5 में रहा होगा जो वेट था, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि 6 से 5 होगी तो कितने डिक्रीज हुई है, तो एक डिक्रीज हुई है कहाँ से, 6 से इंटू 100, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई ये 16.66% डिक्रीज हुई है, या फिर 16 से ही 2/3%, है ना। तो देखो कितना आसान है, अगर आपको ये वाला मेथड आता होगा, है ना। ये सीपीआर ही तो है, उसने बोला कि एरिया सेम रहा है, एरिया सेम रहा है, एरिया कांस्टेंट रहा है, तो जो लेंथ का रेशो होगा, विड्थ का रेशो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो बात सबको क्लियर है, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए किसी को। अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैंने कूटना है बहुत, है ना। तो आप लिख लो फिर इसे अच्छे से। अच्छा देखो क्वेश्चन में लिखा गया है, द प्राइस ऑफ ए शुगर, द प्राइस ऑफ ए शुगर राइज बाय, ये प्राइस सीई है ना। जो शुगर का प्राइस है वो राइज हो गया भाई 25% से। इफ अ फैमिली वांट टू कीप देयर एक्सपेंसेस
ऑन शुगर द सेम एज अर्लियर, द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज इट्स कंजम्पशन। इस बात का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। अगर ये बात ध्यान रखो कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। प्राइस तो जानते हैं किसे बोलते हैं, प्राइस जानते हैं किसे बोलते हैं, कंजम्पशन भी मैंने आपको बता दिया किसे बोलते हैं, एक्सपेंडिचर भी बता दिया। मान लो आपके पास भाई प्राइस किसी चॉकलेट का प्राइस 100 रुपए है, किस चॉकलेट का प्राइस 100 रुपए है, आपने 4 चॉकलेट खाई है तो एक्सपेंडिचर आपका 400 रुपए हुआ है ना। यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, बात हम जानते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई जो प्राइस है ना, प्राइस कह लो आप, कंजम्पशन कह लो आप, क्वांटिटी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि भाई एक चॉकलेट का प्राइस 100 रुपए है और आपने 4 चॉकलेट की क्वांटिटी खाई है ना, क्वांटिटी खरीदी है, यानी 4 चॉकलेट खरीदी है, क्वांटिटी 4 खरीदी है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी भी लिख सकते हो, यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है ना। अच्छा, जो प्राइस है वो कितना राइज हुआ है, 25%। 25% का मतलब ये बात हम जानते हैं कि 1/4 होता है। 1/4 का मतलब पहले अगर प्राइस 4 था, 1 बढ़ने पे कितना हो गया, 5, ठीक है। अच्छा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर द सेम एज अर्लियर, जितना यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रहा है उतना ही यहाँ बोला है, यानी प्राइस अगर यहाँ 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो यहाँ भी 100, यानी ये चीज कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो ये बात हम जानते हैं कि अगर ये 4:5 में है तो ये 5:4 में रहा होगा, ठीक है। यानी पहले 5 चीजों की कंजम्पशन होती है तो अब 4 की होती है, यानी कितने कंजम्पशन कम हो रही है, 1, कहाँ से, 5 से, इंटू 100, यानी कितनी कंजम्पशन कम हो रही है, तो आप बोलोगे भाई 20% कंजम्पशन कम हो रही है, ठीक है। तो बस आसान है तुम्हारे सामने, है ना, आसान है। अच्छा, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए दोनों कॉन्सेप्ट, है ना, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए। और इस क्लास से जो क्वेश्चन है वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेपर में, आप खुद देखोगे। एक बार इस क्लास को अटेंड करना और आपके जो परसेंटेज है वो कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सिर्फ इन दोनों मेथड से, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से करा दिए, ठीक है। अच्छा, कुछ परसेंटेज आप सीधी याद भी रखनी है आपने। जैसे अगर मैं आपको नेट इफेक्ट बोलूं कि भाई 10%, अगर 10% बढ़ रहा है, पहले साल भी 10% बढ़ी है, अगले साल भी 10% बढ़ी है, तो ओवरऑल जो है 21% इनकम बढ़ती है ओवरऑल, ठीक है। तो 10 + 10 + 10 × 10 × 100/100, तो वो सोल्व करोगे तो 21 आएगा। अच्छा, 2 साल अगर लगातार 20% किसी बंदे की सैलरी बढ़ी है तो ओवरऑल जो है वो 44% बढ़ती है, ठीक है। अगर बोलो भाई दोनों साल 20% बढ़ी है तो दोनों साल 20% जो है घटी है, तो आप मुझे ये बता सकते हो ये कितना आएगा। हाँ जी, 20% घटी है, तो ओवरऑल जो है पहले साल भी 20% घटी है, अगले साल भी 20% घटी है, तो यहाँ पे माइनस के 44% आएगा। क्या इतना ही आएगा, 36 आएगा, बता सकते हो मुझे कि भाई जैसे ये आएगा हमारा, ये इस तरह से आएगा ना हमारा, फिर इस तरह से आएगा हमारा, तो फिर ये कितना आएगा, 36%, ये हमारा 36% आएगा। तो ये कुछ परसेंटेज आपने सीधी ध्यान रखनी है। अच्छा, ये प्लस प्लस किए हैं दोनों, जैसे ये प्लस प्लस किए हैं, ये दोनों माइनस माइनस किया, तो ये प्लस माइनस में भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई अगर पहले साल घटी है 10, दूसरी बढ़ी है, तो यहाँ पे ओवरऑल कितने का आएगा, है ना, यहाँ पे -1% आता है टोटल, ठीक है। तो बस ये सीधी की सीधी 4% आपने ध्यान रखनी है, ये काम आएगी, ठीक है। ये 4 सीधी पूछी जाती है कि अगर किसी बंदे की सैलरी पहले 10% बढ़ी है पहले साल, दूसरे साल भी 10% बढ़ी है, तो ओवरऑल 2 साल के बाद 21% बढ़ेगी, बात ध्यान रखनी है। आई कैसे, मैंने बता दिया, x + y + x × y/100 वहां से आती है ना, तो ये सीधी ध्यान रखनी है। इसी तरह 20% बढ़ी है तो ओवरऑल 40% का नेट चेंज होता है। अच्छा, -40 यानी दोनों परसेंट अगर 20 घटी है तो ओवरऑल जो है 36% का जो है वो डिक्रीमेंट होता है, ठीक है, डिक्रीमेंट होता है, यहाँ पे आप दे सकते हो। अच्छा, 10% बढ़ी और घटी है तो ओवरऑल 1% का चेंज होता है। तो बस इतनी सी बात है। और आपने ये क्लास आपने जितनी हो सके शेयर करनी है, ठीक है, सब्सक्राइब कराना है जितना हो सके, और आग लगा देनी है बस यूट्यूब की दुनिया में आपने, ठीक है। इस क्लास को देख के आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसके बाद परसेंटेज की, इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस की करेंगे, अगली 2-3 क्लास, है ना, प्रॉफिट लॉस की करेंगे। उसके बाद एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, है ना। यानी आपके सारे चैप्टर में रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि आपको क्लासेस में वही पहले करा रहा हूँ जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद और भी टॉपिक है, इसमें परसेंटेज की 2 या 3 क्लास बेसिक की और बची हुई है ना। उसमें मतलब बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें अलग से 3 टॉपिक आते हैं, जैसे एक तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको इसमें जो है कौन से भाई कमीशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा वेन डायग्राम बेसिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 तरह के क्वेश्चन इसमें वो हैं, तो 3 क्लास तो वो आपकी फिक्स रही, ठीक है। वो एक एक क्लास में खत्म कर देंगे हम, 3 क्लास वो फिक्स रही है आपकी। अच्छा, बाकी 2 क्लासेस से अलग होंगे, ठीक है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन और कराने अलग से, तो आपको यानी कि 5-6 क्लास और मिलेंगी अभी परसेंटेज की, है ना, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा लेंथी टॉपिक है पर इसमें वैरायटी बहुत है।
है ना, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है, पढ़ते रहिए, और क्लास को जितना हो सके आपने सब्सक्राइब कराना है, शेयर करना है, ठीक है, स्टेटस पे लगा लेना है क्लास को, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।